हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपकी B.Pharm थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो हमें माइक्रोबायोलॉजी है उसकी इंपोर्टेंसी क्यों होती है, मतलब उसकी हमें क्यों नीड होती है। तो यही सब आज हम कवर करने वाले हैं। और गाइस उससे पहले आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो देखिए सबसे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उसी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, और इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है माइक्रोबायोलॉजी का वो क्या है। तो देखिए जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो हमारा फर्स्ट है वो है माइक्रो, और जो सेकंड है वो है बायो, और जो थर्ड है वो है लॉजी। और मैं आपको बता दूं जो माइक्रो है उसका जो मीन्स होता है शब्द का वो होता है छोटा, और जो बायो है उसका होता है लिविंग थिंग, और जो यहाँ पे लॉजी है थर्ड नंबर का उसका होता है साइंस। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब छोटा, लिविंग थिंग्स, साइंस, मतलब ये इसके तीनों शब्दों का अर्थ है। तो देखिए गाइस हम अब यहाँ पे सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या है। और उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक अपनी नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हो तो अपनी आप एक नोटबुक और पेन ले लेना। जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ वो क्या है कि आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। तो ये इसलिए करना है कि जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो जो ये डेफिनेशन है एक बार अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी अब डेफिनेशन है वो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the small living organism which is less than 1 micron which we can see with your eyes we use microscope see them। तो देखिए जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है एक बार मैं इसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि हम हिंदी में इस डेफिनेशन को कैसे याद कर सकते हैं। तो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ तो ये भी आप जो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, मतलब लिख लेना। तो देखिए होता है क्या कि मतलब ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोपी का यूज करना होता है। और ये 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब जो 1 माइक्रोन से छोटा जो मतलब हमारा होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसी टाइम में ये होते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जो चीज़ है ये भी ज़्यादा मोस्ट है, तो ये भी आपको जो है अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। और गाइस बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की, जो मतलब हमारे लिविंग थिंग है उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए जो नंबर 1 है वो है वायरस। तो वायरस इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। और जो सेकंड है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो ये दोनों हैं, ये इसके मतलब एग्जाम्पल है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये दोनों हैं ये हमें हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी। मतलब ये दोनों ही हमें जो लिविंग थिंग है ये हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रख के अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। तो गाइस ये था इस मतलब जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, वो थे अरस्तु। तो जिनको हम मतलब बायोलॉजी के फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया जो ये हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 2 तरह से होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 तरह से होते हैं। जो होता है पहले होता है थिंकिंग ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन थिंकिंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वे ऑर्गेनिज्म जो सांस नहीं लेते नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और इन्होंने बताया क्या है कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो ये जो सब प्रोसेस है ये अरस्तु ने बताई थी। और आपको ये याद रखना है कि जो हमारे अरस्तु वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था। देखिए जो हमारे अब नेक्स्ट मतलब जो साइंटिस्ट हैं अरस्तु के बाद वो आए थे रोजन बेकन। उन्होंने क्या बताया कि 13वीं सेंचुरी में उन्होंने बताया एक डिजीज़ के बारे में। उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा है जो क्या करता है, इंसान को बीमार कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो इंसान के शरीर के अंदर एंटर करता है और जो इंसान है वो बीमार हो जाता है। देखिए जो हमारे अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है पेरिटिटोरियस। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसा है, मतलब उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन डिजीज़ है
जो होती क्या है कि जो हमारे आपस में फैलती है, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाने पर, बात करने पर, या आपस में मतलब पास पास बैठने पर फैलती है। तो उन्होंने यही बताया कि मतलब कुछ ऐसी कम्युनिकेशन डिजीज़ हैं जो हमारे आपस की लापरवाही की वजह से फैल रही हैं। जैसे कि अब वायरस चल रहा है, मतलब जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो ये क्या है कि एक कम्युनिकेशन डिजीज़ है जो मतलब एक दूसरे के मतलब पास बैठने से या फिर हाथ मिलाने से हो जाती हैं। तो पहले इतना कुछ नहीं था, अब क्या है कि अब सैनिटाइज़र चल रहा है और काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने तभी ये बताया था कि मतलब कुछ ऐसी कम्युनिकेशन डिजीज़ हैं जो हमारी आपस की वजह से फैल रही हैं। देखिए जो हमारे अब अगले साइंटिस्ट हैं वो है लुईस पास्चर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले अपनी जो थ्योरी दी मतलब इन्होंने 2 थ्योरी दी अपनी। जो हमारी पहली है वो है इंट्रोड्यूस स्टेलाइजेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने बताया, आपको पता ही होगा कि सभी जगह वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टेलाइजेशन प्रोसेस वे होती है जो इस सभी को किल करती है। मतलब सभी जगह आपको पता ही होगा, हमारे काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया होती है। तो स्टेलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है कि जो मतलब कहीं भी वायरस और बैक्टीरिया हो उनको किल करे, मतलब यही स्टेलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस दी और इसके बाद जो इनकी सेकंड थ्योरी है वो है पाश्चराइजेशन टू मिल्क। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर हम दूध को यानी मिल्क को 60.28 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रख दें, यानी दूध को हम 60.28 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म कर दें, तो उसमें जो सारे बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे, जिससे हमारा जो मिल्क है, जो दूध है, वो बिल्कुल एक तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो इनकी ये 2 थ्योरी हैं, मतलब दोनों थ्योरी इनकी हैं। जो सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाती है वो पूछी जाती है पाश्चराइजेशन टू मिल्क। तो ये वाली जो आप थ्योरी है अच्छे से याद कर लेना, इसके बारे में और मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये वाली जो थ्योरी है आप अच्छे से पढ़ लेना। और देखिए जो हमारे अब अगले साइंटिस्ट हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो उस टाइम पे सबसे पहले एक एंटीबायोटिक की मतलब खोज की, जिसे आज हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। मतलब जो ये मार्केट में आती हैं ये हमारी पेनिसिलिन के नाम से आती हैं, मतलब इसका ये ब्रांड नेम है पेनिसिलिन। और जो वैसे आती हैं एंटीबायोटिक के मतलब तौर पे यूज की जाती हैं। तो उस समय पे जो ये मतलब इनकी डिस्कवरी थी, ये खोज थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंसी थी इस चीज़ की। तो इन्होंने सबसे पहले जो किया एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन की खोज की। तो इसलिए इनको भी यहाँ पे मतलब शामिल किया गया है। जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी उस समय पर। तो गाइस ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी क्या क्या ब्रांच होती हैं। तो गाइस आप अपनी जो नोटबुक है उस पर लिखते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको डिटेल्स में भी इनके बारे में बता दूंगा। तो आप जो अपनी नोटबुक है वो साथ में लेके बैठिएगा। तो देखिएगा जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आपकी ब्रांच है वो है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो हमारे, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जितने भी हमारे वायरस हैं जिनकी जो स्टडी की जाती है वायरस की, जो हमारी वायरोलॉजी में की जाती है। और गाइस जो हमारी अब सेकंड ब्रांच है वो है बैक्टीरियोलॉजी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बैक्टीरियो है, तो जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की। मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी जो सब हम स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। मतलब ये सभी ऐसे हैं कि आपको इनके जो नाम है, मतलब जो ब्रांच के नाम है उन्हीं से पता चल जाएगा। जैसे हमारा वायरोलॉजी है तो इसमें हम वायरस की करते हैं, अब ये हमारे बैक्टीरियोलॉजी है तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया की। तो जो हमारे बैक्टीरियोलॉजी है इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, ये आप लिख लेना। और गाइस जो हमारी अब अगली है थर्ड नंबर की वो है प्रोटिस्टोलॉजी। तो देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे 2 प्रोटिस्टो है, उसमें हम स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा की। तो आपको करना क्या है, जो प्रोटिस्टोलॉजी है उसके आगे आपको लिख लेना है स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हमारी प्रोटिस्टोलॉजी है उसमें हम प्रोटिस्टा की स्टडी करते हैं। और आपको ऊपर जो मैंने आपको दोनों बताए हैं वायरस का और बैक्टीरिया का, उनको भी आपको ऐसे लिख लेना है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए और आप साथ ही साथ अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते रहना। देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट है 4th नंबर का वो है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंगी की, मतलब जो हमारी फंगी होती है, स्टडी ऑफ फंगी कह सकते हैं हम। तो जितनी भी हमारी स्टडी ऑफ फंगिस होती हैं वो हम माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं इस सब की। तो ये चीज़ भी आपको जो अपनी नोटबुक है उसमें ऐड कर लेनी है। और गाइस जो हमारी अब नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की वो है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइटस की। जितने भी हमारे पैरासाइटस की स्ट्रक्चर होती हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो पैरासाइटोलॉजी में की जाती है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है सेलुलर, और जो सेकंड होता है वो होता है ए सेलुलर। तो जो हमारा सेलुलर होता है ये भी हमारे 2 पार्टों में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा पैरियोकेटिव, और जो सेकंड होता है वो होता है यूकैरियोटिव। और जो हमारा पैरियोकेटिव होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे जो बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ हैं ये सब आते हैं। तो ये सब इसलिए आते हैं कि जो इसमें मतलब जो हमारा सेल है उसके जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता।
तो इसलिए इसमें जो हमारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं वो आते हैं। और देखिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड है यूकैरियोटिक, उसमें आते हैं हमारे फंगी। तो फंगी इसलिए आते हैं कि जो हमारा फंगी होता है उसमें हमारा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे फंगी आते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब हमने पहले ऊपर ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की, तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका क्या स्कोप है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो है मेडिकल फील्ड। तो मैं मेडिकल फील्ड में आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, जो है ह्यूमन बॉडी की डक्ट्स जो होती हैं, जैसे हमारी टीबी है, जो टीबी होती है वो हमारी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है जो हमारी बैक्टीरिया से होती है। और देखिए जो हमारा अब सेकंड है वो है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में क्या आता है कि जैसे हमारा कोई फॉरेन से मटेरियल आता है तो उसको जो हमें साफ करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है कि जो उसमें बैक्टीरिया वायरस है वो किल हो जाए और हम उसे शुद्ध ही यूज कर पाएँ। और जो हमारा अब नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर फील्ड में इसका होता है क्या कि जैसे हमारे जो फसलें हैं उनमें काफ़ी सारे हमारे जो बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ को रोकने के लिए जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है वो ही मेडिसिन तैयार करता है ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ रुकी रहे। और फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल मतलब माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है मतलब जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं, जैसे हमारी एंटीबायोटिक है, अल्कोहल है, वैक्सीन है, तो इनकी जो मतलब पूरी प्रिपरेशन बनाने का जो कार्य होता है ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है फूड सेंचुरी में। तो फूड सेंचुरी में क्या आता है कि जो हमारा ब्रेड है उसको बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरियाओं की काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प चाहिए होती है। और इसके अलावा आता है जलेबी। तो जलेबी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाओं की हेल्प चाहिए होती है। और फिर आता है दही, यानी जिसे हम कार्ड बोलते हैं। तो दही को बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो ये थे आपके फूड सेंचुरी के जो इसके मतलब यूज हैं। तो यहाँ पे इसका जो फूड सेंचुरी में भी यूज किया जाता है। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और गाइस आपको अब करना है क्या है कि जो अपने फ्रेंड लोग हैं उनको एक बार ये वीडियो सेंड कर देनी है ताकि उनको जो ये यूनिट है अच्छे से कोर में आ जाए। फिर उसके बाद ये करना है कि अगर एक आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।